हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके और जीएस का 50 एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और देखिए कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको दिए गए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे 36 स्कोर करके दिखाओ, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। यानी मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से निम्नलिखित में से कौन सा अन्न था। तो सबसे पहले जौ, जिसको यौ के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश करेक्ट आंसर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन पे नजर डालिए। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर हम इनको कालक्रम के अनुसार सजाएंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मगध पर हरेक वंश की स्थापना की गई थी, यानी सबसे पहले 4 से स्टार्ट होगा। हम इसको याद रखते हैं कैसे, हरेक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, तो शिशुनाग वंश यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर पे। तो 4 2 के साथ तो 2 स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नंद वंश आता है, फिर उसके बाद मौर्य वंश, यानी 1 और 3, ये बनेगा सही आंसर ऑप्शन बी। राइट, तो याद रखना है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो वो कोई और नहीं, महान सम्राट अशोक, ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में टी फैंथलर ने की थी और इनके अभिलेख को सबसे पहले जो पढ़ने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है प्रिंसिप को। ठीक है, 1837 में सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था। नेक्स्ट आता है कि कृष्ण राज सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पे कावेरी करेक्ट आंसर है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक किसके द्वारा किया जाता है। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक किसके द्वारा किया जाता है। तो जल विभाजक नागा पहाड़ियों के द्वारा होता है। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक नागा पहाड़ियों के द्वारा। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का निर्माण नागा पहाड़ियों से होता है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड और वर्मा नागा स्वप्रशासित क्षेत्र में एक जटिल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सारामती होती है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया। तो देखिए किस अधिनियम के तहत पूछा गया, तो यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में। अगर कब किया गया था ये पूछा था तो फिर वहाँ पे हम सी को टिक करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में किस अधिनियम के तहत, तो ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। रबर को वल्कनित करने के लिए इसमें जो प्रयुक्त तत्व होता है वो आपका हुआ सल्फर। ठीक है, सल्फर को मिलाया जाता है। जैसे रबड़ जो प्राकृतिक रूप से निकाला जाता है वो बहुत ही लचीला होता है, उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला करके उसको गर्म किया जाता है और उस प्रक्रिया को वल्कनीकरण की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्विनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है और कथन 2 है कि यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है। तो बताना है कि क्या सही आंसर बनेगा। तो देखिए पहला पॉइंट है कि जो क्विनैन है वो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि यह क्विनैन की छड़ से क्विनैन के जड़ से नहीं, एक्चुअली एक छाल से प्राप्त होता है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी। देखा जाए तो कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, तो यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलाया जो कि सही है। यहाँ पे विटामिन के साथ मिलाया गया है, तो देखिए कौन कौन सही मिलते हैं। तो विटामिन सी रतौंधी ये गलत है क्योंकि विटामिन ए हो जाता है। इसके बाद विटामिन डी स्कर्बी ये गलत है, विटामिन सी होता है स्कर्बी। विटामिन ए रिकेट्स ये गलत है, विटामिन डी होता है रिकेट्स। और विटामिन ई जो कि प्रजनन क्षमता कमज़ोर होता है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी का मिलाया गया बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है।
तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिम्स्टेक में जितने लेटर आपको दिख रहे हैं उसमें टोटल उतने ही सदस्य यानी 7 सदस्य, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। 6 जून 1997 1997 में की गई थी, जिसके अंतर्गत आता है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। तो यहाँ पे इंडोनेशिया का कोई जिक्र नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, बाकी सभी इसके सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड से संबंधित है कौन। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो किसका लिखा गया है, किसने लिखा है, तो ये सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया। सरोजनी नायडू, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा। देखिए, मैंने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की जो भी गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं उन पर कई वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है, आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो एक गर्म जलधारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्राज़ील की जो जलधारा है वो एक प्रकार की गर्म जलधारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स की विमुख ढाल पर बहती है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका बन के आएगा फॉन। फॉन करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है। घनत्व का मतलब आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, वो आपको 1 किलोमीटर वर्ग के अंतर्गत कितने रहते हैं, तो 1106। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है वो प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम माना जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचारक है कि नई प्रजातियों का विकास को परिभाषित लक्षणों के अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं वह विचार आपका उत्परिवर्तन होगा, और उत्परिवर्तन के जनक जो है एचडी ब्रिज को माना जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा अंग पादप कोशिका में तो मिलता है लेकिन पशु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में हरित लवक के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से मेंशन किया कि हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और शैवाल कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे प्लास्टिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह ज़्यादातर पौधों और शैवाल कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का संचालन करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को कि आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ध्यान देना है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबसे पहले वो आप समझिए कि जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले में आपका 2 भर जाएगा, दूसरे में आपका 6, टोटल इस तरह से। तो 72 कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कोर। तो फिलहाल सही आंसर आपका ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस में बताइए, न्यूक्लियस में निम्नलिखित में से कौन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को परमाणु क्रमांक के रूप में भी जाना जाता है, तो एक करेक्ट आंसर। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में क्या होता है, 0 होता है, एक भी नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं, ऑप्शन डी कुछ नहीं। अगला प्रश्न कि किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था। किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था,
तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी होगा। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा उत्तबी। ठीक है, उत्तबी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है कि पंचायती राज विषय है, पंचायती राज जो विषय है वो किसके अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची का विषय, सिंपल सी बात है, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य का जिक्र आपको पता है ना कि भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत रखा गया, जिसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसमें से ऑप्शन डी नहीं होता है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये कहीं जिक्र नहीं है हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, वो अनुच्छेद आपका 33 होगा, अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था वो साल 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा गठन किया गया, जिसे हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पहले वाले वीडियो में शायद मैंने यहीं पे एक थोड़ा सा मिस्टेक शायद किया था, जो कि 1909 लिखा गया था और मैं 1919 के बारे में लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोल दिया था, तो कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे, तो मैंने उसका रिप्लाई किया था कि वो मैंने गलती से बता दिया था, तो ये मिस्टेक था मेरा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के अनुसार समता और समानता का अधिकार 14 से 18 के अंतर्गत तो दिया गया, ये सही है। 16 के अंतर्गत समान अवसर के बारे में बात कहा गया। अनुच्छेद 17 जो होता है वो आपका अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के संबंध में बात कही जाती है, तो ये पॉइंट गलत है, मिलान किया गया। 18 की बात करें तो सैनिक उपाधियों का अनुमति यानी उपाधियों का जो उन्मूलन है वो इसके अंतर्गत आता है, तो ये सही है, लेकिन गलत यहाँ पे सी को मिलाया गया। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में शिष्ट का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य के संबंध में जो शिष्ट था, इसका क्या अर्थ था? तो शिष्ट का अर्थ था आपका भूमिकर। ठीक है, भूमिकर, ऑप्शन ए शिष्ट। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? तैमूरलंग का आक्रमण 1398 में हुआ था और ये उस वक्त स्थापित होने वाला जौनपुर, ऑप्शन ए जौनपुर। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, चलिए एक एक करके देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की थी, ये गलत है। एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने किया था, ये पॉइंट गलत हो गया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़े दागने की पद्धति शुरू की, ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि ये जो पद्धति है ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये भी गलत है, क्योंकि एमिटी की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था, ये पॉइंट गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान, उनकी देखरेख के लिए बनाया गया था, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? शेख उल इस्लाम की उपाधि सुल्तान इल्तुतमिश ने किसको दिया था? गुलामों के गुलाम के नाम से ये प्रसिद्ध है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। ठीक है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे निग्रंथ नाथ पुत्र, निग्रंथ नाथ पुत्र भी कहा जाता है? निग्रंथ नाथ पुत्र भी कहा जाता है किसे? तो वर्धमान महावीर को। वर्धमान जो इनके बचपन का नाम हुआ करता था, महावीर के। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जया, पद्मा और मधु किस अनाज की प्रजातियां? जया, पद्मा और मधु जो है वो किस अनाज की प्रजातियां हैं? तो राइट आंसर बन जाएगा चावल की प्रजातियां। ठीक है, चावल,
ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज, पांडुरंग बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। आदि ब्रह्म समाज, ये पॉइंट गलत है, आदि ब्रह्म समाज आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, जो कि मिलान सही नहीं किया गया। विख्यात यात्री इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चुनाव करें। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कि यह अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री थे, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में भारत आया हुआ था, ये गलत है क्योंकि 1333 में ये भारत आए हुए थे, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। अपनी पुस्तक रेहला यानी इब्न बतूता की जो पुस्तक थी रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया, ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो लिखा गया था वो अहमदनगर फोर्ट जेल से लिखा गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी? परमाणु अप्रसार संधि जो है लागू किया गया था 1970 ईस्वी में, 1970 में। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देखिए, दो झील यहाँ पे दिया गया, दोनों को मिलान किया गया, बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो चेम्बरमक्कम जो झील है, चेम्बरमक्कम झील तमिलनाडु में सही है, और रविंद्र सरोवर झील ये पश्चिम बंगाल में सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि खारदुल्ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका लद्दाख तो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी लद्दाख। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि खारदुंगला जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है, यानी अब तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे लद्दाख फिलहाल ध्यान रखना है। यह श्योक और नुब्रा घाटियों में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह दर्रा लद्दाख रेंज पर स्थित लेह से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। खारदुंगला की ऊंचाई 5359 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरगम्य जो जिस पर के वाहन चलते हैं वो सबसे ऊंचा ये माना जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर बनेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ऑप्शन ए। लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे से कहाँ पर मिलती है? तो ये आपका मिलता है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी पूर्वी तट पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनईपी का मुख्यालय आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है, तो ए सही आंसर बनेगा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन जो है वो किसका है? लॉस्की, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉस्की। निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो ऑप्शन डी होगा। दांडली या फिर अंसी टाइगर जो रिजर्व है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? दांडेली या फिर जो अंसी टाइगर रिजर्व है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक के अंतर्गत आता है, कर्नाटक, ठीक है। कल मैंने आपको भद्रा बताया था। वह प्रोटीन जो कि पेशियों में ऑक्सीजन संग्रहित करता है, वह प्रोटीन जो पेशियों में ऑक्सीजन संग्रहित करता है वो कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अब तक देखा है। 50 में से आपने कितना स्कोर किया आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। डेली बेसिस पे आपको 50 MCQ दिया जाता है ताकि आप देख सकें कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहे हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, तो आप डेली जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो आप मिस ना करो। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर मायोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।